हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इसका मतलब फिक्र छोड़कर सुख से जीने की कला। इनका लेखक का नाम है डेल कार्नेगी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताब है जो बताती है कि फ़िक्र करना कैसे आपके लिए नुकसानदायक है और इससे निजात पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। काम शुरू करने के तरीके, ढेर सारे एग्जाम्पल्स और असल ज़िंदगी की कहानियों के ज़रिए हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग आज से ही कम फिक्र करने में आपकी मदद कर सकती है। यह बुक किसके लिए है? कोई भी जो कम फिक्र करना चाहता हो, जो अपनी फ़िक्र करने की आदत से बेहतर तरीके से निपटना चाहता हो, कोई भी जिसे लगता है कि लोग उसकी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अध्याय नंबर 1, स्ट्रेसफुल जॉब्स खतरनाक हो सकती है। ज़्यादा फिक्र करना आपकी सेहत के लिए बुरा है। हर इंसान फिक्र करता है, जबकि हम में से कुछ ही लोग इस बात का एहसास करते हैं कि यह कितना खतरनाक है। ज़्यादा फिक्र करना आपको बीमार बना सकता है। प्लेटो जानते थे कि दिमाग और जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि फिजिशियन मेयो ब्रदर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की आधी बेड्स ऐसे लोगों से भरी है जो फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, फिक्र और मायूसी से जूझ रहे हैं। ऑर्थराइटिस फिक्र की वजह से होने वाली बीमारी है, बल्कि ऑर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी वजह फिक्र से रिलेटेड है। अनस्टेबल मैरिज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत से मेडिकल केसेस से पता चलता है कि यह पागलपन और डायबिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे चारों तरफ फिक्र करने की कोई ना कोई वजह मौजूद है, ख़ास तौर पर वर्क प्लेस में। हाई प्रेशर जॉब्स ज़्यादा फिक्र देती है और जाहिर है शांत और स्टेबल जॉब के मुकाबले एम्प्लॉयज़ के बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाई प्रेशर जॉब से होने वाला स्ट्रेस दिल की बीमारी भी बन सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 1/3 बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिल की बीमारी, पेट के अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। दूसरी स्टडी से पता चलता है कि किसान के मुकाबले 20 गुना डॉक्टर की मौत हार्ट फेल होने की वजह से होती है। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेसफुल जॉब में हैं तो ज़रूरी है कि इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, नहीं तो आप अल्सर जैसी सीरियस बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कन्फ्यूजन से फिक्र होती है। फिक्र के सोर्सेज के बारे में जानिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आप कैसा फील करेंगे जब कोई संडे की इवनिंग में कहे कि मंडे की सुबह आपको टॉर्चर चैम्बर से फेंक दिया जाएगा? क्या आप टेंशन में आ जाएंगे? यकीनन। लेकिन फ़िक्र से डील करने के रास्ते हैं। कोलंबिया कॉलेज के डीन हर्बर्ट ई हॉक्स का कहना है कि कन्फ्यूजन फ़िक्र की सबसे बड़ी वजह है। उनका मानना है कि बहुत कम लोग फ़िक्रमंद होने पर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हर तरह की फ़िक्र से निजात पाने के लिए 3 स्टेप एनालिसिस को दुनिया के सामने रखा। कुछ ऐसा ही ग्लेन लिचफील्ड ने 1942 में किया, जब वह जापान ऑक्यूपाइड संघाई में फंस गए थे। उन्हें खबर मिली कि जापानी एडमिरल ने वह सामान खोज निकाला है जो उन्होंने जापानियों से छुपा कर रखा था। सज़ा के तौर पर उन्हें मंडे को जापानी पुलिस के खुफिया टॉर्चर चैम्बर में फेंक दिया जाना था। लिचफील्ड को यह खबर संडे को मिली और वह सोचने लगी कि इस बारे में क्या किया जाए। उनका 3 स्टेप सॉल्यूशन कुछ इस तरह था। पहला, फिक्र की वजह को जानना। लिचफील्ड ने एक टाइपराइटर उठाया और उसमें अपने फ़िक्र की वजह लिख दी। जान निकल जाने तक टॉर्चर किए जाने की फ़िक्र। दूसरा, उन वजहों को एनालाइज कीजिए। लिचफील्ड ने लिखा कि वह इस बारे में क्या कर सकते हैं और अपने सारे ऑप्शन लिख लीजिए, जैसे कि भाग जाना, सफाई देना या ऐसे दिखाना कि कुछ हुआ ही नहीं है। तीसरा,
फिक्र से निपटने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है, इसका फैसला लीजिए और करिए। लिचफील्ड ने डिसाइड किया कि वह काम पर ऐसे जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे दिन तक जापानी एडमिरल शांत हो चुके थे और उन्होंने लिचफील्ड को सिर्फ डांटा। आप समझ सकते हैं कि कभी कभी फ़िक्र को अच्छे से एनालाइज करना आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। अध्याय नंबर 2। एक बार आपने अपनी फ़िक्र से निपटने का रास्ता चुन लिया तो उस पर अमल कीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला लिया है जिसके बाद आप लगातार उसी के बारे में सोचते रहे हो? यह लोगों की आम आदत है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि क्या हमने सही काम किया या अभी भी रास्ता बदलने का वक्त हमारे पास है। हालांकि यह आदत आम है, लेकिन यह तब बहुत ख़तरनाक हो सकती है जब आप अपनी फ़िक्र को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हो। जब आप चिंता करने की आदत से निपटने के तरीके के बारे में सोच रहे होते हैं तो फ़िक्र की वजह की एनालिसिस से शुरू कीजिए। लेकिन जब एक बार आपने एनालिसिस कर लिया और किस रास्ते पर चलना है इसका फ़ैसला भी कर लिया तो दोबारा उस फैसले को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जब आपने कोई फ़ैसला कर लिया तो उस पर अमल करिए और इसे लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेजिटेट मत होइए, अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मत रुकिए। फैसले को लेकर ज़रा सा डाउट फ़िक्र करने की आदत से उबरने के लिए की गई एनालिसिस और काम को बर्बाद कर सकता है। एक बार आपने किसी काम का रास्ता चुन लिया है तो दोबारा सोचे बिना उसी पर चलते रहिए, नहीं तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आज में ज़िंदगी गुजारिए, बीते हुए कल और आने वाले कल की फिक्र मत रहिए। क्या आपने कभी बीते हुए कल या आने वाले कल की फ़िक्र में पूरी रात करवटें बदल कर गुजारी है? अगर हाँ, तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कब तक? पास्ट या फ्यूचर की फ़िक्र करना बेकार है। लेखक स्टीफन लेकॉक ने इस आदत को उस बच्चे के जैसे बताया है जो जब मैं बड़ा लड़का हो जाऊंगा की रट लगाए रहता है, और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, और जब वह बड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि जब मैं मैरिड हो जाऊंगा, और मैरिड होने के बाद वो कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन रिटायर होने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह कितनी दूर आ चुका है तो उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ खो दिया है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए ऐसा सैड लाइफ से बचने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। जैसे शिप में अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही प्रेजेंट पर ध्यान रखने के लिए आपको डे टाइम कंपार्टमेंट की ज़रूरत है। पास्ट की फ़िक्र और फ्यूचर की अटकलों से अपने आप को बचाइए। रूल बहुत सिंपल है, जो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होने वाला है वो प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। यकीनन आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फ़िक्र करने की बहुत कम ही ज़रूरत होती है। फ्यूचर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यही है कि आप अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। जिसने इस सलाह का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है वह एक विधवा है जो गम और अकेलेपन की वजह से सुसाइड करना चाहती थी। एक दिन आर्टिकल पढ़ते हुए उसकी नज़र एक कोट पर गई, एवरी डे इज न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। वह इस लाइन में इतना इंस्पायर हुई कि हर रोज़ इन्हें रिपीट करने लगी और आखिरकार उसने कामयाबी और खुशियाँ हासिल कर ली। बीता हुआ कल मर चुका है और आने वाला कल पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए इनकी फिक्र न करें। इसके बजाय आप सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करें। अध्याय नंबर 3। जब भी आप परेशानी का सामना कर रहे हों, सबसे ख़राब सिचुएशन के बारे में सोचिए और वहां से सुधार करने की कोशिश करें। जब अल-पी हैनी नाम के एक शख्स से कहा गया कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर है, नज़रिया साफ था। डॉक्टर ने उसे आराम करने और खाने पर ध्यान देने के लिए कहा।
लेकिन पॉसिबिलिटी जताई कि वह जल्द ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। हैनी ने इस पर ओवर रिएक्ट करने के बजाय अपनी किस्मत का लिखा माना। यह सिंपल आइडिया फिक्र करना छोड़ने के लिए मैजिकल 3 स्टेप अप्रोच का बेस है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं तो सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। सबसे ख़राब सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपनी जॉब खो देंगे, जेल जाना पड़ेगा या फिर मार दिए जाएंगे? हैनी के लिए यह धीरे से उसकी तरफ आ रही मौत थी। फिर सबसे ख़राब हालातों को एक्सपेक्ट कर लीजिए। कुछ लम्हे के लिए मान लीजिए कि यह यही होने वाला है। हो सकता है यह उतना भी बुरा ना हो और आप इस सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल पाए। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप कोई दूसरा जॉब ढूंढ ही लेंगे। एक बार जब आप सबसे बुरे हालात के बारे में सोचकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप टेंशन ना होकर कॉलम फिल करते हैं। हैनी के लिए सबसे बुरे हालात को एक्सपेक्ट करना खौफनाक था। हैनी के लिए सबसे बुरे हालात को एक्सेप्ट करना खौफनाक था। हैनी ने ना सिर्फ एक्सपेक्ट किया बल्कि इसके लिए प्रिपरेशन भी की। उसने अपने बॉडी का कास्केट भी ख़रीदा ताकि उसकी बॉडी उसके फैमिली प्लांट नेब्रास्का भेजी जा सके। आखिर में उन सबसे ख़राब हालात को सुधारने की पूरी कोशिश करी। हैनी ने डिसाइड किया कि अगर उसे मरना ही है तो वह इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद उसने दुनिया घूमने का फ़ैसला किया। उसने कॉकटेल्स पी, तरह तरह के खाने खाए। मानसून और टाइफून का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। हैनी ने गाने गाए, ढेर सारे दोस्त बनाए और जब तक वह घर लौटा वह अल्सर के बारे में सब कुछ भूल चुका था और उसने कास्केट भी वापस बेच दी थी। उसके बाद से वह कभी बीमार नहीं पड़ा। अफसोस करने में एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अपने लिए लिमिट सेट कीजिए जिसके बाद आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। जब भी कुछ बुरा होता है तो हम में से ज़्यादातर लोग उसके बारे में लगातार सोचते हैं और बिना वजह झल्लाते हैं, जबकि ऐसा हालात में लोगों से दूर जाकर सब कुछ ठीक हो सकता है। घबराना बेकार है। ऐसा करके हम अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे होते हैं। ऐसी किसी भी अनहोनी पर अफसोस करने से हम कैसे बच सकते हैं? इसका एक हैरतगेज सॉल्यूशन जाने माने स्टॉक ट्रेडर की बताई गई स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर में है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब है कि शेयर एक ख़ास कीमत पर ख़रीदे जाते हैं। कुछ वक्त तक उसकी कीमत में डेवलपमेंट ऑब्जर्व की जाती है। अगर शेयर की कीमत गिर जाती है तो जैसे कि ख़रीदी हुई कीमत से 10% कम हो जाती है तो उसे फ़ौरन बेच दिया जाता है। यह तरीका ज़्यादा नुकसान होने से बचाता है, इसलिए इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले में सबसे बड़ा नाम रशिया के जाने माने लिटरेरी लियो टॉलस्टॉय का है। टॉलस्टॉय का एक नाकाम शादी का हिस्सा थे जहां पिछले 50 साल से दोनों ही एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इन बुरे हालात को इनफ क्यों नहीं किया? वह बड़ी आसानी से उस तकलीफ़ से निकल सकते थे जिसे वह सालों से सह रहे थे। स्टॉप लॉस ऑर्डर ग्रजेज पर भी अप्लाई किया जा सकता है। किसी से नाराज़ रहने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना समझदारी नहीं है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि झगड़े से किसी का फ़ायदा नहीं होता और लिंकन ने उन सभी लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी। इसलिए आज से ही उन सभी चीज़ों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए जो आपको तकलीफ़ और स्ट्रेस देते हैं। अध्याय नंबर 4, लाइफ की पॉजिटिविटी पर फोकस करके खुश रहने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमारी सोच एक्शन पर हमारे इमोशंस का असर होता है, लेकिन जैसा साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा, इमोशन और एक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन इसे इनडायरेक्टली अपनी सोच और एक्शन के ज़रिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। खुद को खुश रखने का एक तरीका अपने आप को खुश दिखाना है। अगर आप उदास हैं और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो एक बड़ी सी स्माइल कीजिए, सीटी बजाइए। जब आप खुश और एनर्जेटिक एक्ट करेंगे तो उदास रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन
आपको बिना वजह खुश रहने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने का दूसरा तरीका यह है कि आप पॉजिटिव सोचें। रोमन एम्पायर पर राज करने वाले फिलोसोफर मार्क अरियंस ने कहा कि हमारी ज़िंदगी को हमारी सोच बनाती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप खुश महसूस करते हैं। इसलिए नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ पॉजिटिव पर फोकस करिए। उस औरत के बारे में सोचिए जिसे मोजावे डेजर्ट जाना पड़ा क्योंकि उसके हस्बैंड की आर्मी ट्रेनिंग वहीं होनी थी। शुरुआत में उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहाँ बेहद गर्मी थी। आसपास इंग्लिश ना बोलने वाले मैक्सिकन और हिंदुस्तानी ही थे और लगभग हर चीज़ में बालू होता था। लेकिन उसके फादर ने पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए कहा और उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे वह रेगिस्तान पसंद आने लगा। जोशुआ, पेड़, सनसेट और वहाँ के लोग सब अच्छे लगने लगे। अगली बार जब आप उदास हो तो अपने आप को खुश करने की कोशिश करें। हो सकता है आप कामयाब हो जाएं। और अगर नहीं हुए तो कम से कम आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। शुक्रिया की उम्मीद मत रखिए। अपने खुशी के लिए दूसरों की मदद कीजिए। आखिरी बार आपने किसी की मदद कब की थी? क्या वह शुक्रगुजार थे? और अगर नहीं तो क्या आपको इस बात से चिढ़ हुई? जब भी हम कोई दरियादिली का काम करते हैं तो हम सामने वाले की आंख में अपने लिए ग्रेटिट्यूड देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद रखना आपको मायूस ही करेगा। लोग एहसान फरामोश हो जाते हैं। यह ह्यूमन नेचर है, आप इसे बदल नहीं सकते। रोमन एम्परर मार्क्स यह बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उन्होंने एक दिन अपनी डायरी में लिखा कि वह सेल्फिश, घमंडी और एहसान फरामोश लोगों से मिलेंगे, लेकिन उन्हें हैरत नहीं होगी क्योंकि ऐसे लोगों के बिना दुनिया की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती है। एक और शख्स जो लोगों की सेल्फनेस के बारे में अच्छी तरीके से जानता था वह लॉयर सैमुअल लिबोविटिज थे। अपने पूरे करियर में लिबोविटिज ने 78 लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा से बचाया था, लेकिन कितनों ने उनका शुक्रिया अदा किया? किसी ने नहीं। जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो उनसे ग्रेटिट्यूड की उम्मीद मत रखिए, बल्कि खुद खुश होने की कोशिश कीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, भले ही दूसरा आपको अप्रिशिएट ना करें। आखिर में याद रखिए कि ग्रेटिट्यूड सिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके बच्चे शुक्रगुजार नहीं हैं तो यह गलत है। उन्हें मिल रही चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना सिखाइए। अध्याय नंबर 5, दूसरे से नफरत या उनकी नकल न करें। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। कंग्रेचुलेसन, आप अलग हैं। आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कभी इस दुनिया में कोई होगा। आपके जीन्स पूरी तरीके से अलग है। यहाँ तक कि अगर आपके और किसी और के पेरेंट्स एक हो तब भी किसी के आपके जैसा होने की पॉसिबिलिटी 3 लाख बिलियन में एक है। इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पता नहीं क्यों। हमें लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा खुशनुमा है, लेकिन इस तरह जीना बेकार है। इससे बहुत अच्छा है कि आप अपनी अलग पहचान को पसंद करें और आप जैसे हैं, जो भी हैं, उसमें कंफर्टेबल रहने की कोशिश कीजिए। असल में किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश में बड़ा रिस्क है। अगर आप अपने आप को और अपनी खासियत को एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अनलकी कोई और नहीं जो किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखता है। न सिर्फ यह ख्वाहिशें आपको बर्बाद की तरफ ले जाती है, बल्कि यह पॉसिबल पोटेंशियल का वेस्टेज भी है। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है कि जो लोग अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाते वह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 10% पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें यही पता होगा कि हमें अपनी एनर्जी का एक आइटम भी किसी और की तरह बनने की कोशिश में वेस्ट नहीं करना चाहिए। एडिथ अलेड इस वैल्यूएबल लेसन को समझ गई थी। बचपन के ड्रामा की वजह से अलेड बहुत नर्वस और कंफ्यूज थी। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगता था
कि उनके मुकाबले उसके हस्बैंड की फैमिली ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो अपने आप को एक फेलियर सा महसूस करने लगी और वक्त गुजरने के साथ सुसाइड का सोचने लगी। किस चीज़ ने उसकी मदद की? एक दिन उसकी मदर इन लॉ ने बताया कि वो अपने बच्चों को रियल रहना सिखाती है। चाहे कुछ भी हो, इस बात को इंस्पायर्ड अलेट सोचने लगी कि असल में वो कौन है, ना कि जो ख्वाहिश वह दूसरों की तरह बनने की रखती है। अब वो इतनी खुश है जितना वह कभी नहीं रही। लोग उसे ही क्रिटिसाइज करते हैं जिससे वह नफरत करते हैं। अपने खिलाफ किए गए क्रिटिसिज्म को तारीफ समझे। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज़ को पब्लिक इतना क्रिटिसाइज क्यों करती है? इसकी वजह सिंपल है, लोग उसे नीचा दिखाने में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं जो उनसे ज़्यादा कामयाब हैं। क्यों? जिनसे हम नफरत करते हैं उनके महत्व को कम करने की कोशिश करना नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैरिजन करके हमें इम्पोर्टेंट फील होता है। इस ह्यूमन टेंडेंसी का एक्सट्रीम एग्जाम्पल वह लेटर है जो एक हेटफुल औरत ने लेखक को भेजा था। आखिर वह किसे टारगेट करना चाहते थे? साल्वेशन आर्मी के फाउंडर विलियम बूथ को, जिन पर उसने धोखेबाजी का होना भी इल्ज़ाम लगाया था। जाहिर है, एक पब्लिक फिगर की इमेज बर्बाद करके वह अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी। लोगों को उन्हें क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, जिन्हें वह पसंद करते हैं या जिनसे नफरत करते हैं। इसलिए ऐसा क्रिटिसिज्म को बेइज्जती नहीं, तारीफ समझिए। जैसा कि इंग्लिश में कहावत है, नो वन विक्स अ डेड डॉग। इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो समझ जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ध्यान देने लायक अचीव कर रहे हैं। अगर आप ऐसा ही सोचना जारी रखें तो आपको एहसास होगा कि जितना ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है आप उतने ही इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल हैं। तो अगली बार अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए तो बुरा मत मानिए, इसे तारीफ समझिए। अध्याय नंबर 6, थकान महसूस होने से पहले आराम करना सीखें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक थकान भरा दिन गुजारने के बाद आप लंच टाइम से ज़्यादा लेजी हो जाते हैं? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कामयाब लोग ऑफिस में एकदम थक जाने तक काम करते हैं। ऐसा सोचने वाले गलत हो सकते हैं। सिर्फ मेंटल वर्क आपको टायर्ड नहीं कर सकता। साइंटिस्ट का मानना है कि लगातार 12 घंटे मेंटल वर्क करने के बाद भी हमारा दिमाग नहीं थकता। तो इस थकावट की वजह क्या है? साइकेट्रिस्ट का कहना है कि थकान के पीछे की सबसे बड़ी वजह हमारे इमोशंस है। ऐसा मज़ा इंटरनेट में जैसी पॉजिटिव इमोशंस की वजह से नहीं, बल्कि बोरियत, घबराहट और तारीफ न किए जाना जैसे नेगेटिव इमोशंस की वजह से होता है। लेकिन साइकेट्रिस्ट ने पाया है कि वह दूसरे तरीके से भी काम करता है। थकान से ज़्यादा फिक्र और नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसलिए क्लियर रखिए कि थकान महसूस करने से पहले आपको आराम करना चाहिए, नहीं तो फिक्र और थकान आप पर हावी हो जाएंगे। जब आप रिलैक्स होते हैं तो कोई फिक्र नहीं होती और रेगुलर आराम इफ़ेक्टिवली काम करने में आपकी मदद करता है। बेथ लेहम स्टील में काम करने वाले फ्रेडरिक टेलर के बारे में सोचिए, जहां उसका टारगेट वर्कर्स से कार में तेज़ी से स्टील लोड करवाना था। आपको क्या लगता है फ्रेडरिक ने अपना टारगेट अचीव करने के लिए क्या किया होगा? उसने अपने वर्कर्स को दूसरे वर्कर से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा। 1 घंटे में 36 मिनट। असल में इसका रिजल्ट क्या होगा? इस तरह यह वर्कर्स उन वर्कर्स के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा लोड कर रहे थे जिन्होंने इस तरीके से रेस्ट करके अपनी एनर्जी नहीं बचाई थी। सिर्फ तभी रेस्ट किया जब वो थक जाते थे। साइकेट्रिस्ट और मिस्टर टेलर का दिया गया सबक इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता कि थकान महसूस करने से पहले आराम करिए और आपकी फ़िक्र कम हो जाएगी। ऑर्गेनाइज रहकर अपना काम एंजॉय कीजिए और एस्टेट से बचिए। आपकी नापसंद जॉब के अलावा ज़िंदगी में दुख के और भी बहुत से रीजंस हैं। सक्सेसफुल होना अपनी जॉब को एंजॉय करने पर डिपेंड करता है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने इंडस्ट्रियल अमेरिका को बदलने के लिए दिन के 18 घंटे काम किए,
उनका कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, मेरे काम फन था। आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आप नफ़रत करते हैं या फिर थोड़ा सा भी नापसंद करते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए आपको पेरेंट्स आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है। अपने पेरेंट्स की एडवाइस के बारे में आपको सोचना चाहिए क्योंकि वो आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। लेकिन आखिरी फैसला आपको होना चाहिए कि आपको किस काम में खुशी मिलती है। फिल जॉनसन के फादर का लॉन्ड्रोमैट्स का बिजनेस था और उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा उस काम में करेगा और फिर उसे पूरी तरीके से संभालने लगा। लेकिन फिल इंटरेस्टेड नहीं था, इसके बजाय उसने मैकेनिक का काम करने का डिसीजन लिया। फिल के फादर को उसके डिसीजन से बड़ी हैरत हुई, लेकिन फिल को मशीनों के साथ काम करके बड़ा मज़ा आता था। इसी इंटरेस्ट से उसे बोइंग कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। मान लीजिए आपके पास पहले से ही कोई जॉब है, आप उसे कैसे एन्जॉयबल और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, इसका एक रास्ता ऑर्गेनाइज होना है। इनकम्प्लीट कामों से भरा डेस्क आपकी फ़िक्र को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर शिकागो के एक बिजनेसमैन की ही कहानी ले लीजिए। वह इतना नर्वस और फिक्रमंद थे कि उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने नोटिस किया कि ट्रीटमेंट के दौरान जब कोई डॉक्टर के पास किसी छोटे काम के लिए आता तो डॉक्टर्स उसे टालने के बजाय फ़ौरन कंप्लीट कर दिया करते थे। बिजनेसमैन ने भी वही करना शुरू कर दिया और 6 हफ्तों के अंदर वह ठीक हो गया। कुल मिलाकर फ़िक्र करना आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए घातक हो सकता है, इसलिए आपको इसे निपटने का रास्ता ढूंढना चाहिए। एक आसान तरीका यह जानना है कि आप फ़िक्रमंद क्यों हैं। इससे निजात पाने के लिए कोई काम सोचिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। दूसरे के बारे में फ़िक्र करने से बचने के लिए अपने दरियादिली के बदले शुक्रिया की उम्मीद मत रखिए। अपने दिल में शिकायत मत रखिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो आपकी कामयाबी को लेकर अनकम्फर्टेबल है। क्या करें? अपनी चिंताओं पर कंट्रोल पाने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। अगली बार आपके साथ कुछ बुरा हो, जैसे कि दोस्त से झगड़ा, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। कुछ वक्त उस बारे में सोचिए। अगर फिर भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों से और ऐसी चीज़ों से दूर हो जाइए। अब उनमें वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बुरे हालातों को एक्सपेक्ट कीजिए और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, यह सोचने से बजाय सबसे ख़राब सिचुएशन के बारे में सोचिए। शायद वह इतनी भी ख़राब ना हो। उस सिचुएशन को एक्सपेक्ट करने के बाद उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। थकान महसूस करने से पहले आराम कीजिए। अगली बार आप कोई काम करें तो थकान महसूस करने से पहले आराम करना याद रखिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिक्र कम हो जाएगी।